Hello guys, today I'm going to explain you eukaryotic gene regulation in which I'm explain post-transcriptional gene silencing by RNA interference. Okay, तो RNA interference का मतलब ये होता है कि which is a RNA dependent interference means कि gene silencing by the RNA dependent interference. Okay, तो it is controlled by the RISC. RISC means it is a RNA induced silencing complex which is work along with the ergonaut. Ergonaut is their catalytic activity for their catalytic activity of the RISC. Okay, so there is a two types of pathway in gene silencing. In RNA dependent gene silencing there is a two pathway, exogenous pathway and endogenous pathway. एक्सोजेनस pathway में आपको जीन साइलेंसिंग बाहर से इंड्यूस्ड होगा, जैसे कि वायरल जीनोम हो गया विच कंसिस्ट ऑफ द DsRNA. ओके, और एंडोजिनस pathway में जो अंदर से सेल के अंदर से इनिशिएट होगी जीन साइलेंसिंग. सेल के अंदर से, जैसे कि जो mRNA की प्रोसेसिंग होती है तो इसमें टू रीजन होता है, एक कोडिंग रीजन होता है और एक नॉन कोडिंग रीजन होता है. तो नॉन कोडिंग रीजन जो होती है, जो प्रोसेसिंग होती है इसकी, उसको मैच्योर mRNA बनाया जाता है. तो ये नॉन कोडिंग रीजन ही हमारा miRNA की तरह बिहेव करता है, वर्क लाइक एज ए miRNA. ओके, miRNA, mi से स्टैंड फॉर द माइक्रो RNA, स्टैंड फॉर द माइक्रो RNA. ओके, एंड साथ में siRNA stand for the small interfering RNA. It is also a non-coding genome segment which is formed by the normal transcription in the cells. Okay, तो siRNA एंड miRNA में डिस्क्राइब करूँगी आपको पथवे के थ्रू, सिंपल पथवे के थ्रू. तो इसमें सबसे पहले क्या है, siRNA में मैंने एंडोजीनस और एक्सोजीनस दोनों पथवे यहाँ पर एक साथ ही यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, क्योंकि siRNA का जो पथवे वर्किंग मोड है उसका वो सेम टू सेम एक्सोजीनस पथवे की जैसा ही है. यहाँ पर siRNA क्या है, साइटोप्लाज्म में इसका फॉर्मेशन हुआ, डबल स्टैंडर्ड RNA इसका फॉर्मेशन हुआ. अब इसको ऐसे समझ लो कि डबल स्टैंडर्ड RNA ये साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर फॉर्म हो रहा है या तो फिर बाहर से कोई किसी वायरल जीनोम के थ्रू आ रहा है. ठीक है, वायरल जीनोम के थ्रू आ रहा है. तो एक्सोजीनस और एंडोजीनस पथवे सेम है इसमें siRNA में. ओके, अब क्या होता है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म में siRNA डबल स्टैंडर्ड siRNA का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग की जाएगी. प्रोसेसिंग यहाँ पर होगी डाइसर एंजाइम के थ्रू. यहाँ पर है एक एंजाइम डाइसर, ये राइबोन्यूक्लियस, वर्क लाइक एज अ राइबोन्यूक्लियस, इट इज अ राइबोन्यूक्लियस एंजाइम. और आप जानते हो जितने भी न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्यूक्लिक एसिड को, क्योंकि बिकॉज RNA इज ऑल्सो न्यूक्लिक एसिड, तो क्या करेंगे, उसको तोड़ने का, कट करने का काम करेगा. ठीक है, तो इसके क्या करेगा, इसकी प्रोसेसिंग करेगा और उसको छोटे छोटे डबल स्टैंडर्ड RNAs में तोड़ देगा. अप्रॉक्स 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग्स RNAs में, DsRNAs में उसको तोड़ देता है, कट कर देता है. ठीक है, प्रोसेसिंग की गई इसमें. लेकिन इसकी प्रोसेसिंग ऐसे नहीं होती है, इसकी प्रोसेसिंग ऐसे करता है जिसमें 3' ओवरहैंग प्रोड्यूस हो. मीन्स कि ये ऐसे, ये हमारा 5' एंड ये 3' एंड. ओके, ये 5' एंड ये 3' एंड, ये 3' ओवरहैंग प्रोड्यूस हुए. ये 3' ओवरहैंग प्रोड्यूस करने के पीछे का लॉजिक ये है कि 3' एंड जो होता है यही हमारा टारगेट स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है. इसीलिए 3' एंड यहाँ पर वो जब भी डाइसर कट करेगा किसी को 3' एंड को, उसको वो ओवरहैंग प्रोड्यूस करेगा. ओके, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डाइसर के बाद यहाँ पर siRNA पे रिस्क कॉम्प्लेक्स की लोडिंग की जाती है. जो मैंने बताया रिस्क मैंने बताया क्या, RNA इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स अलॉन्ग विद द एर्गोनॉट. एर्गोनॉट क्या है, उसके कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए. एर्गोनॉट मीन्स रिस्क कॉम्प्लेक्स जो है हमारा वो तभी वर्क करेगा जब वो एर्गोनॉट के साथ मिक्स होगा. ठीक है, लेकिन डिस्क को यहाँ पर लोड करने के लिए 5' ये 3' ये 5' ये 3' ओवरहैंग. यहाँ पर रिस्क कॉम्प्लेक्स को, रिस्क प्रोटीन को लोड करने के लिए यहाँ पर होता है एक रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स RLC प्रोटीन आता है, रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है, रिस्क कॉम्प्लेक्स को लोड करता है. अब RLC क्या करता है, RLC इज मेड बाय द डाइसर 2 एंड R2D2. ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रोटीन हैं. ये डाइमर, इसके दो डाइमर मिलकर बनते हैं टेट्रामेराइज होते हैं. टेट्रामेराइज विद द हेल्प ऑफ
TF सेकेंड क्या, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर 11। ये क्या कहता है, ये डाइसर 2 और R2D2 को के डाइमर्स को टेट्रामेराइज कर देता है और टेट्रामर फॉर्म करता है। टेट्रामर फॉर्म यही फॉर्म होता है RLC को हमने कह दिया RLC। ये रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स है। ये रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ये इससे जाकर बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद इसमें कन्फर्मेशन चेंज करेगा, इसके कन्फर्मेशन चेंज करने के बाद इसकी बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ा देगा फॉर द रिस्क बाइंड करने के लिए, रिस्क कॉम्प्लेक्स के बाइंडिंग के लिए। ठीक है, मतलब अगर मैंने कहा कि कोई RLC कंपोनेंट, कोई अगर ऐसे सिमिलरली में कॉमन समझो कि ऐसे कोई भी प्रोटीन अगर किसी दूसरे प्रोटीन को रिक्रूट करता है, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी को बढ़ाता है, तो क्या करते हैं, उसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज करता है। ठीक, उसके कन्फर्मेशन, उसके शेप में चेंज कर दिया, उसके कन्फर्मेशन में चेंज कर दिया, जिसकी वजह से उसकी बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाती है उस प्रोटीन के लिए जिसको वो रिक्रूट कर रहा है। ठीक, तो ये रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स ये क्या करता है, ये रिस्क को लोड करता है, रिस्क को लोड करता है। यहाँ पर ये इसने लोड कर दिया, ये रिस्क है मान लो। ठीक, साथ ही ये किसको रिक्रूट करेगा, ये एगो को रिक्रूट करेगा, एगो 2 बताया मैंने, इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। कैटालिटिक एक्टिविटी मतलब इसकी क्लीवेज एक्टिविटी कैटालाइज करने के लिए, रिएक्शंस को कैटालाइज करने के लिए। ओके, एगो 2 की बाइंडिंग हुई यहाँ पे। ठीक, ऐसे बाइंडिंग नहीं होती, पूरे कॉम्प्लेक्स पे ऐसे बाइंडिंग होती है। ओके, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बता रही हूँ, इसको ऐसे समझो आप, ऐसे बाइंडिंग हो रही है। ये पूरे में रिस्क कॉम्प्लेक्स बाइंड हुआ, ये एगो की बाइंडिंग हुई है। ठीक, अब इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, इसको हमने कह दिया रिस्क कॉम्प्लेक्स, ये रिस्क कॉम्प्लेक्स की बाइंडिंग हुई। इसके बाद ये रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड में ब्रेक कर देता है, जिसमें से एक बात और कि सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक करने से पहले इसके 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। डबल स्ट्रैंड जब प्रोड्यूस हुआ है, इसकी जो एक स्ट्रैंड होती है जिसको सेंस स्ट्रैंड बोलती है, सेंस स्ट्रैंड को हम बोलते हैं पैसेंजर स्ट्रैंड, पैसेंजर स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड, और दूसरे को हम बोलते हैं गाइड स्ट्रैंड या एंटीसेंस। तो ये रिस्क कॉम्प्लेक्स क्या करता है, पैसेंजर स्ट्रैंड को डिग्रेड कर देता है और गाइड स्ट्रैंड को इसको सेव करके रखता है। ठीक, तो गाइड स्ट्रैंड इसमें से सेपरेट हो गया, ये 3 प्राइम 5 प्राइम एंड सेपरेट हो गया। अब क्या करेगा ये, अब यहाँ पे जो 3 प्राइम ओवरहैंग है, यही siRNA ये प्रोड्यूस हुआ, siRNA या एक्सोजेनस पथवे से जो भी RNA यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो अब ये RNA क्या करता है, अपने टारगेट mRNA पर जाकर बाइंड कर जाता है, टारगेट mRNA पर ये जाके इसकी बाइंडिंग हो जाती है with their complementary sequences, ठीक है, यहाँ पे siRNA की बाइंडिंग हो रही है, ये मैं आपको siRNA बता रही हूँ, ये टारगेट mRNA। ये क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन जीन साइलेंसिंग है। इसका मतलब ये है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद डीएनए से एमआरएनए का जो फॉर्मेशन हुआ है, उस एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ना होने पाए, इसलिए हम क्या करें कि एमआरएनए को ही साइलेंस कर दे रहे हैं। ठीक, अगर हम इस एमआरएनए को साइलेंस कर दें या किसी तरीके से इसकी एक्टिविटी को रिप्रेस कर दें, इनहिबिट कर दें, जिससे ये ट्रांसलेट करके प्रोटीन का फॉर्मेशन ना कर पाए, तो हमारी जीन साइलेंसिंग हो जाएगी, वो जीन हमारा एक्सप्रेस हो नहीं पाएगा, हमने जीन एक्सप्रेशन को रोक दिया। ठीक, तो इसीलिए हम यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, siRNA mRNA पढ़ा रही हूँ। ठीक है, RNA इंटरफेरेंस, RNA डिपेंडेंट जीन साइलेंसिंग इट इज। तो इसके बाद siRNA क्या करता है, इसको तोड़ देता है, इसको डिग्रेड कर देता है, 2 पार्ट में इसका क्लीवेज कर देता है, और इस तरीके से इसने जीन साइलेंसिंग कर दिया। क्या कर दिया इसने, डिग्रेड कर दिया। ओके, समझ में आया? तो फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ, इसको रिवीजन के तौर पे बताती हूँ आपको। क्या हुआ, siRNA पहले फॉर्म हुआ साइटोप्लाज्म में, डबल स्ट्रैंडेड RNA। उसके बाद डाइसर ने क्या किया, डाइसर वर्क एज अ राइबोन्यूक्लियस, डाइसर ने उसको छोटे छोटे 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग में उसको तोड़ दिया। और उसके बाद RLC रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, रिस्क को लोड किया अलॉन्ग विद द एगो 2 एर्गोनॉट 2 विद देयर फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। उसके बाद रिस्क कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, उसको सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक कर दिया टू सेव द गाइड स्ट्रैंड। एंड देन सिंगल स्ट्रैंड ने क्या किया, सिंगल स्ट्रैंड siRNA ने बाइंड विद दी टारगेट mRNA और उसे क्या कर दिया, डिग्रेड कर दिया। ठीक, इससे क्या होगा, जीन साइलेंस हो जाएगा हमारा। अब आते हैं mRNA पे।
mRNA में क्या होता है, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस को प्रोसेस करके निकाल दिया जाता है mRNA से, ठीक। तो वही नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से डिटेल में आपने पढ़ा है, क्योंकि आप MBBS कर रहे हो तो डिटेल में आपको पढ़ाया गया होगा ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन में। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जो मैकेनिज्म होते हैं, तो उस टाइम पर जब आरएनए की प्रोसेसिंग की जाती है mRNA की, तो उसको स्टेम लूप फॉर्मेशन में उसको निकाला जाता है। वही स्टेम लूप यहाँ पर यूज़ होता है एज ए mRNA, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, क्योंकि ये एंडोजीनस है, एंडोजीनस मतलब सेल के अंदर इनिशिएट हुआ कि नहीं, सेल के अंदर ही इनिशिएट हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर न्यूक्लियस में, क्योंकि आप जानते हो कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस में होता है, तो इसीलिए यहाँ पर न्यूक्लियस में स्टार्टिंग हुई है। यहाँ हमने बताया कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म में फॉर्मेशन इसका हुआ है, याद रखना आप। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोड्यूस होता है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोड्यूस हुआ है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोड्यूस हुआ है, ये साइटोप्लाज्म में फॉर्म हुआ है, ये न्यूक्लियस में फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या स्टेम लूप ऐसे फॉर्म होता है, स्टेम लूप जैसा। तो अब क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में नहीं है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटीन आता है, ड्रोसा प्रोटीन जिसे कहते हैं ड्रोसा। उसकी एक्टिविटी होती है RNA3 की, विच वर्क एज RNA3 की जैसे वो वर्क करता है, ड्रोसा प्रोटीन, ड्रोसा। It work as a RNA3. It along with the DGCR8 DGCR8 भी एक प्रोटीन है। ड्रोसा क्या करता है, DGCR8 के साथ मिलके इसकी प्रोसेसिंग करता है और इसको कट करता है, ठीक। और इसके स्टेम लूप को ऐसे इसने कट कर दिया, ओके। ड्रोसा प्रोटीन ने इसको प्रोसेस किया। तो यहाँ पर एक चीज़ और कि जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सबसे पहले प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्म होता है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं प्राइमरी माइक्रो आरएनए। ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, प्राइमरी माइक्रो आरएनए, ठीक है। तो प्राइमरी माइक्रो आरएनए को ड्रोसा कट करके बनाता है प्री माइक्रो आरएनए, ठीक है, अलॉन्ग विद द DGCR8। याद रखना, ये वो डिटेल में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद यहाँ पर प्री mRNA अभी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आएगा, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, इन साइटोप्लाज्म विद दी एनपीसी क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स की तरह इसको बाहर, न्यूक्लियस से बाहर लाया जाएगा साइटोप्लाज्म में विद दी हेल्प ऑफ, कौन लाएगा इसको, एक्सपोर्टिन विद दी हेल्प ऑफ ब्रांच GTP। ये भी आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, ब्रांच GTP। सेल सिग्नलिंग में बहुत अच्छे से ये पढ़ाई जाती है, GTP और GTP का रैंक का क्या चक्कर है, तो ये मैं आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी, ओके। तो एक्सपोर्टिन क्या करता है, उसको न्यूक्लियस से बाहर लाता है, न्यूक्लियस के अंदर ले जाने के लिए क्या होता है, इम्पोर्टिन, और बाहर लाने के लिए न्यूक्लियस से एक्सपोर्टिन प्रोटीन विद दी हेल्प ऑफ ब्रांच GTP। इसको साइटोप्लाज्म में लाया, साइटोप्लाज्म में अब कौन सा प्रोटीन है, डाइसर। सेम यही चलेगा प्रोसेस, डाइसर प्रोटीन। अब डाइसर क्या करेगा, इसको कट कर देगा, इसको डबल स्टैंड में इसको प्रोड्यूस करेगा विद दी 3' एंड ओवरहैंग। ये जो है इसको डबल स्टैंड में ऐसे प्रोड्यूस करेगा विद दी 3' एंड ओवरहैंग। ये 5' एंड, ये 3' एंड। 3' एंड ओवरहैंग करने का पीछे क्या रीज़न है, मैंने बताया आपको, ये स्पेसिफिक टारगेट को क्या रिकॉग्नाइज करने के लिए, ओके। इसके बाद का प्रोसेस सारा सेम है। क्या होता है, RLC क्या करेगा, रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, लोड करेगा किसको, रिस्क को। रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, रिस्क को लोड करेगा अलॉन्ग विद दी AGO2। अभी क्या करेंगे, पैसेंजर स्टैंड को हटाएंगे, गाइड स्टैंड को सेव करेंगे, गाइड स्टैंड को इसने सेव कर लिया, ठीक। यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट ये कि ये जो mRNA प्रोड्यूस हुआ है, ये मैच्योर mRNA जो प्रोड्यूस हुआ है, ये क्या करता है, ये टारगेट mRNA पर जाकर बाइंड नहीं करता, ये क्या करता है, कहीं भी बाइंड नहीं करता। यहाँ पे siRNA अपने क्या करता है, टारगेट सीक्वेंस पर बाइंड करता है, कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हुई है, याद रखना आप। यहाँ पर क्या हुआ है, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग हुई है, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग। यहाँ पे कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग नहीं होती है, यहाँ पर जो सीक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि नॉन कोडिंग सेगमेंट से ही प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कंप्लीट नहीं, यहाँ पे पार्शियल प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। अब ये सीक्वेंसेस क्या होते हैं,
यहाँ पर जो पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस प्रोड्यूस हुए थे, अब ये क्या करेंगे, ये mRNA जो हमारा टारगेट mRNA है उसकी कैपिंग और पॉलीएडिनाइलेशन की जाती है ना, पॉलीएडिनाइलेशन और कैपिंग की जाती है ना यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर जो कैपिंग की जाती है वो क्या करता है, यहाँ पे mRNA पे, टारगेट mRNA पे कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन होते हैं, है ना, UTR, अनट्रांसलेटेड रीजन। ये पढ़ाया गया है कि जो जहाँ पे हमारा ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जहाँ बाइंड करता है, ORC कॉम्प्लेक्स जहाँ बाइंड करता है उसके पहले और 3 प्राइम एंड पर जहाँ पे हमारे पॉलीएडिनाइलेशंस होते हैं उसके पहले कुछ अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनका मेन काम यही होता है सप्रेशर की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो रिस्पॉन्स प्रोटीन होते हैं, जो सप्रेशर्स प्रोटीन होते हैं वो भी बाइंड करके जीन्स की साइलेंसिंग कर सकते हैं, या जो mRNA हमारे प्रोड्यूस हुआ है वो भी यहाँ पे बाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है माइक्रो RNA रिस्पॉन्स एलिमेंट्स। इस UTR रीजन में होता है MRE सीक्वेंसेस, MRE सीक्वेंसेस, यहाँ पर होता है MRE सीक्वेंसेस, मतलब माइक्रो RNA रिस्पॉन्स एलिमेंट, जहाँ पर क्या होता है माइक्रो RNA आके बाइंड करता है। मतलब मैंने बताया यहाँ कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस नहीं है, तो यहाँ पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है, तो जितने सीक्वेंस होते हैं उतने सीक्वेंस से ही बाइंडिंग होती है, ठीक है। ऐसे कुछ ऐसे बाइंडिंग हुई है, ठीक। अब क्या करेगा, इस तरीके से जब बाइंडिंग हो जाएगी तो हमारा इससे क्या होगा, प्रोटीन का जो ट्रांसलेशन है वो इनहिबिट हो जाएगा। ट्रांसलेशन क्या हो गया, इससे इनहिबिट हो गया। कैसे, ये क्या करता है कि ये बाइंड करके ट्रांसलेशन का कुछ प्रोटीन को रिक्रूट करता है, इसकी बाइंडिंग की वजह से कुछ प्रोटीन रिक्रूट होते हैं, कुछ प्रोटीन के रिक्रूट, जैसे फॉर एग्जांपल डीएडेनाइलेशन प्रोटीन। तो डीएडेनाइलेशन प्रोटीन क्या करेगा, इसकी जो कैपिंग और टेलिंग हुई है इसको प्रोसेस कर देगा, इसको कट करके निकाल देगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाता है, जीन साइलेंसिंग हो जाती है, ओके। तो थोड़ा सा रिवाइज कर दूं दोनों को एज अ कंपेरिजन फॉर्म। देखो क्या, siRNA mRNA सिमिलरिटी भी देख लो आप और कंपैरिजन भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या siRNA मैंने बताया कि एंडोजेनस से डबल स्ट्रैंड RNA से प्रोड्यूस हो रहा है, साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हो रहा है, उसके बाद इसका डाइसर जो होगा राइबो न्यूक्लियस एंजाइम उसको 20 to 30 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग कट करेगा अलॉन्ग विद 3 प्राइम ओवरहैंग, ठीक। उसके बाद RLC आएगा, रिस्क लोडिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि बना होगा किससे, डाइसर 2 R2D2 से टेट्रामेराइज होके विद द हेल्प ऑफ TF11, ओके, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड ट्रैक्टर 11, उसको बनाएगा RLC रिक्रूट करेगा रिस्क को और अलॉन्ग विद द एगो2 इज अ कैटालिटिक कंपोनेंट ऑफ रिस्क, ठीक, बाइंड करेगा। इसके बाद ये क्या करता है, पैसेंजर स्ट्रैंड सेंस स्ट्रैंड को डिग्रेड कर देता है, जो हमारा गाइड स्ट्रैंड होता है एंटीसेंस उसको सेव करता है। तो जो गाइड स्ट्रैंड है एंटीसेंस वो जाके क्या करता है, टारगेट प्रोटीन से जाके बाइंड करता है, उसको सीधा डिग्रेड कर देता है, कट कर देता है। यहाँ पे कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस से बाइंड कर गए, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये न्यूक्लियस में प्रोड्यूस हुआ किससे, जो हमारा mRNA नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है उसी से जाकर प्रोड्यूस हुआ, उसी की प्रोसेसिंग के थ्रू ये बना हुआ है, न्यूक्लियस में प्रोड्यूस हुआ, सिंगल स्ट्रैंड RNA से प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर क्योंकि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस से बाहर लाने के लिए सबसे पहले उसकी प्रोसेसिंग की जाती है ड्रोसा प्रोटीन अलॉन्ग विद द DCR8 प्रोटीन, जिसमें RNA पोल 3 की एक्टिविटी होती है। ये क्या करता है, डोसा उसको प्रोसेस करता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से उसको प्री mRNA बनाता है, और उसके बाद ये न्यूक्लियस पोर कॉम्प्लेक्स के एक्सपोर्टिंग प्रोटीन क्या करता है, न्यूक्लियस पोर कॉम्प्लेक्स से प्री mRNA को एक्सपोर्टिंग प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ फ्रैन GTP उसको बाहर लेकर आता है साइटोप्लाज्म में, ओके। क्योंकि एक्सपोर्टिंग प्रोटीन का काम ही यही है, अंदर की चीज़ को बाहर लाना। अगर हमें न्यूक्लियस में जाना है तो इम्पोर्टेंट प्रोटीन हेल्प करता है, ठीक है। तो रन जीटीपी आप जानते हो कि एक्टिविटी के लिए जीटीपी होना जरूरी है, ठीक है। और अगर उसको डीएक्टिवेट करना है तो जीटीपी प्रोटीन, जीटीपी और जीडीपी आप जानते हो अच्छे से। तो अब क्या होगा, अब ये साइटोप्लाज्म में है तो साइटोप्लाज्म का फर्दर प्रोसेस सेम एज siRNA। यहाँ पर क्या होगा, फिर उसको डाइसर कट करेगा, ड्रोसा कट किया, उसके बाद इसको डाइसर कट करेगा, ठीक। डाइसर कट करेगा और क्या करेगा, 3 प्राइम ओवरहैंग प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद RLC क्या करेगा, लोड करेगा रिस्क और एगो2। उसके बाद mRNA का मैंने बताया पार्शियल कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस होते हैं, तो क्या करेंगे, UTR रीजन पर जाकर बाइंड कर जाएंगे, ये UTR रीजन पर जाकर बाइंड कर देंगे। टारगेट mRNA के पास UTR रीजन होते हैं, UTR रीजन में क्या होता है, माइक्रो RNA रिस्पॉन्स एलिमेंट सीक्वेंसेस होते हैं, MRE सीक्वेंसेस होते हैं, जाकर इस पर ये बाइंड करता है और ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता है बाय रिक्रूटिंग द सम एंजाइम्स, फॉर एग्जांपल डीएडेनाइलेशन which can dissociate the polydenylation tail from the target mRNA। क्लियर, समझ में? ओके, थैंक यू।
अच्छा, वन मोर थिंग विच आई फॉरगेट टू एक्सप्लेन कि एक्सोजीनस पथवे में जब एक ये छोटा सा पॉइंट रह गया था, ये एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एक्सोजीनस पथवे में जो बाहर का वायरल जीनोम एंटर करता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए, वो इसी को सेंस करते हैं। तो इसको सेंस करने के लिए कुछ प्रोटीन्स होते हैं डिटेक्टेड बाय द सम प्रोटीन्स लाइक RDE4 और R2D2। ये कुछ इफेक्टर प्रोटीन्स होते हैं। इट इज़ अ इफेक्टर प्रोटीन्स। ये कुछ इफेक्टर प्रोटीन्स होते हैं जो एक्सोजीनस पथवे में जब बाहर से वायरल जीनोम या फिर जीनोम एडिटिंग जब हमने कर दी या मैनिपुलेशन के थ्रू आ गया, जैसे हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग RDT में हम यही काम करते हैं ना। जैसे कि हमने क्या किया कि अपना वायरल का हम कोई चीज़ अगर हम डालना चाह रहे हैं या फिर एक्सप्रेशन चाहते हैं तो हम बाहर से उसको इंसर्ट करते हैं। तो बाहर से जो ये डबल स्टैंडर्ड RNA आ रहा है तो उसको सेंस करने के लिए कुछ इफेक्टर प्रोटीन्स होते हैं डिटेक्टेड बाय द RDE4 और R2D2। RDE4 मेनली इन C. elegans एंड R2D2 इन ड्रोसोफिला। ये इसको डिटेक्ट करते हैं और उसके बाद रिक्रूट करते हैं डाइसर प्रोटीन को। ठीक, डाइसर प्रोटीन को रिक्रूट करते हैं। आगे का प्रोसेस आप जानते हो, डाइसर और ड्रोसा, इसी का दो खेल है। ठीक, तो डाइसर प्रोटीन मतलब वही कि क्योंकि साइटोप्लाज्म में है ना, ये साइटोप्लाज्म जो कि बाहर न्यूक्लियस से जाने की जरूरत नहीं है। बाहर से कोई भी प्रोटीन आ रहा है तो सीधा कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। वो सीधा कहाँ जाएगा, बाहर से कोई भी चीज़ आ रही है तो सीधा साइटोप्लाज्म में जाएगी। तो साइटोप्लाज्म में कौन मौजूद है, डाइसर प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियस। बाकी चीज़ें सारी सेम है। फिर वही है कि डाइसर क्या करेगा, उसको कट कर देगा, 3' ओवरहैंग प्रोड्यूस करेगा, RLC लोड करेगा रिस्क और एगो2 को, और एगो2 को रिक्रूट करेगा। उसके बाद पैसेंजर स्ट्रैंड को डिग्रेड कर देगा, गाइड स्ट्रैंड को सेव कर लेगा, उसके बाद जाके वो बाइंड कर देगा mRNA पे। सारी चीज़ें सेम है, बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अगेन थैंक यू।